बचपन में हम सभी स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं। बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत सी घटनाएं घटती हैं और उनमें से अधिकतर घटनाओं को समय के साथ साथ हम भूल भी जाते हैं। परंतु बचपन की कोई घटना अचानक से एक दिन हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो कैसा हो। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर, और आज लेकर उपस्थित हूँ श्री सत्यदेव संवितेंद्र जी की एक बहुत ही रोचक कहानी, वो बड़बोली लड़की। बात बहुत पुरानी है, तब की जब मैं 8वीं में पढ़ता था। हमारा घर सोने जैसे पत्थरों से बनी एक हवेली के पास था। उस कस्बे में एक खूबसूरत किला था जिसमें कस्बे की लगभग आधी आबादी रहती थी। मेरी बुआ का घर भी उसी किले में था। किले में कई सुंदर महल, मंदिर व हवेली नुमा मकान थे। एक बड़ा सा चौक था जिसमें कई सीढ़ियों के बाद सफ़ेद संगमरमर से बना खूबसूरत सिंहासन था। कहते हैं कि कभी वहीं बैठकर राजा न्याय करते थे। बाहर से आने वाले सैलानी उस किले को सोनार किला कहते थे। हमारे घर के पास वाली उस हवेली के आसपास आमतौर पर सैलानियों का जमघट लगा रहता था। उनमें ज़्यादातर सैलानी विदेशी होते थे, इसलिए न वे हमारी भाषा समझते थे न हम उनकी। यही कारण था कि उन सैलानियों के बच्चों से हमारी दोस्ती नहीं हो पाती थी। बचपन में मुझे पर्यटक बच्चों से बातें करने का शौक था। ऐसा कोई अवसर होता तो मैं उसे खोता न था। अतः मैं कई बार उस हवेली के सामने जाकर खड़ा हो जाता था जहाँ कई कलाकार रावण हत्ता, खड़ताल या नट जैसे लोक वाद्य बजाते सैलानियों व उनके बच्चों को आकर्षित करते दिख जाते थे। एक दिन स्कूल से लौटकर मैं उसी हवेली के पास खड़ा था। कई सैलानी उस सोने जैसे पत्थरों से बनी हवेली के झरोखों को निहार रहे थे। रोज की तरह एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी हाथ में अपना वाद्य लिए बैठा था। कभी वह अपना वाद्य बजाता तो कभी अपनी कई फुट लंबी मूंछें फैलाकर दिखाते हुए सभी का ध्यान खींच लेता। मैं चुपचाप खड़ा वह सारा नज़ारा देख रहा था। तभी उस भीड़ को चीरते हुए एक पर्यटक लड़की मेरे पास आई। शक्ल सूरत से वह भारतीय लग रही थी, सांवली सलोनी पर परियों के देश की राजकुमारी जैसी। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वह बोली, तुम कहाँ के हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने सहज ही उत्तर दिया, यहीं का तो हूँ। इधर इस गली में ही मेरा घर है। मेरा नाम चिंकू है। नाम सुनते ही वह लड़की मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। फिर मेरा चेहरा गौर से देखते हुए हंसने लगी। देर तक हंसती ही रही। उसका इस तरह लगातार हंसते रहना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने नाराजगी जताते हुए कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? नाम तो नाम ही होता है और वह कुछ भी हो सकता है। वैसे तो मेरा नाम रजनीश है, पर प्यार से सब लोग मुझे चिंकू ही कहते हैं। इतना सुनते ही वह लड़की और जोर से हंसने लगी। हंसते हुए उसने मेरा हाथ खींचकर मेरी हथेली पर अपना हाथ धर दिया। फिर बोली, चिंकू, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि तुम सच बोल रहे हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसा हो नहीं सकता? मैंने कुछ सकपकाते हुए जिज्ञासा के साथ पूछ लिया। ऐसा कि तुम्हारा नाम रजनीश हो और प्यार से सब लोग तुम्हें चिंकू कहते हो। तुम गलत हो, ऐसा ही है। तुम कहो तो मैं अभी मेरे किसी दोस्त को बुलवा देता हूँ, उससे कहलवा देता हूँ। वह लड़की अपने बालों को झटकती हुई अपने ही अंदाज में बोली, इसलिए नहीं हो सकता कि इतने सारे संयोग नहीं मिल पाते हैं। मेरा नाम रजनी है, रजनी कपूर, और प्यार से सब लोग मुझे चिंकी कहते हैं। इतनी सारी बातें कैसे मिल सकती हैं? क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ और तुम जैसलमेर के। चिंकी की बात सुनकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। थोड़ी देर मैं भी सोचता रह गया, इस संयोग के बारे में भी और चिंकी के बड़बोलेपन के बारे में भी। अचानक मेरी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए चिंकी फिर बोली, क्या सोच रहे हो चिंकू? शायद मेरे बारे में सोच रहे हो, पर ऐसा क्या है?
तुमने ठीक कहा है कि नाम तो नाम ही होता है और वह कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैंने कुछ सहज होते हुए कहा। हमारे यहाँ भी एक लड़की है चिंकी, बड़ी शैतान है, बोलती बहुत ज्यादा है। कोई कुछ कहता है तो बात कम ही समझ में आती है उसे। सच कहूँ तो वह ढपोर शंख लड़की है। मैं उस चिंकी के बारे में सोच रहा था। मेरी बातें सुन चिंकी न जाने क्यों चौंक गई। सचमुच उसके हाव भाव ही बदल गए। अचानक वह बोली, शंख तो समझ में आता है पर ढपोर नहीं। अच्छा, उसके पास वह शंख होगा जिसे वह बार बार बजाती होगी। फिर उतावलेपन से बोली, देखो अब मेरी और तुम्हारी दोस्ती हो गई है, इसलिए तुम मुझे उस चिंकी से मिलवा दो। मैं वो शंख देखना चाहती हूँ जिसके बारे में अब तक मैंने सिर्फ सुना है। चिंको, अगर तुमने मेरा इतना सा काम कर दिया तो मैं तुम्हारी पक्की दोस्त बन जाऊंगी, सारी उम्र की दोस्त। मैंने सुना तो अपना सिर ही पीट लिया। उसे छेड़ते हुए बोला, मैं किसी भी चिंकी नाम की लड़की से दोस्ती नहीं करता। वो चिंकी तो भोंदू है, बोलने लगती है तो बोलती चली जाती है, हंसती है तो हंसती ही रहती है। 2 चिंकियों को तो मैं देख ही चुका हूँ, भगवान बचाए ऐसी दोस्ती से। चिंकी चिढ़ गई थी, कुछ उखड़ते हुए बोली, चिंकू, मैंने तुमसे दोस्ती की बात की है, मुझे तुमसे शादी थोड़े ही करनी है। वैसे मुझे भी चिंकू नाम के लड़के अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हारे अलावा भी 1-2 चिंकुओं को जानती हूँ। इस नाम के लड़के घमंडी होते हैं, जिद्दी भी। पर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी नीली आंखें अच्छी लगीं। गोरे चिट्टे तो हो ही, अंग्रेज जैसे लगते हो। वैसे तुम में कुछ और अच्छा नहीं लगा मुझे। वह चिंकी तो धड़ल्ले से शादी की बात कह गई, मगर मैं जैसे सकपका गया था। तथापि उसका खुलापन एक छवि बन मेरे भीतर कहीं अंकित हो गया था। तब अपनी बात कहने के लिए भी मुझे थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ी। मैं बोला, हम तो अभी बच्चे हैं और शादी की बात जानते नहीं हैं। वैसे भी मैं किसी चिंकी नाम की लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा। बड़ा होकर मैं मेरे पापा से कहूँगा कि वो अखबार में एक विज्ञापन मेरी शादी का छपवा दें। उसमें साफ तौर पर लिख दें कि चिंकी या रजनी नाम के अलावा किसी भी नाम की लड़की के बारे में सोचा जा सकता है। मैं सोच रहा था कि मेरी इस बात से चिंकी ज़रूर नाराज़ होगी, लेकिन वह हंसने लगी। फिर बोली, अरे बोंदू, ज़रा सोच, तब तो तू बड़ा हो जाएगा, क्या फिर भी अपने पापा से ही कहेगा? सुन, मैं तो शादी के ऐड में यह साफ तौर पर छपवा दूंगी कि चिंकू या रजनीश नाम के लड़के मुझसे शादी के बारे में नहीं सोचें। इन नामों पर कोई विचार ही नहीं होगा। और चिंकू, फिर भी मैं उसमें यह तो लिखूंगी कि नीली आंखों वाले लड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। सच, मुझे ऐसी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। चिंकी की कैंची की तरह कच कच चलती जुबान पर मैं हैरान था। अजनबी और परदेसी लड़की, फिर इतनी सारी बातें। ऐसी कोई लड़की पहले तो मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे नाराज़ हो जाऊं या दोस्ती कर लूं। उसी समय हवेली के बाहर बैठे कलाकार ने अपना वाद्य बजाना शुरू कर दिया। उस सुमधुर स्वर के साथ कलाकार के फूले हुए गाल और लाल आंखें सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थीं। चिंकी का ध्यान भी उधर ही चला गया। वह उस वाद्य की मनमोहक स्वर लहरियों में खो गई। मेरे लिए तो वह सब कुछ बहुत सामान्य ही था। मैं ऐसे दृश्य रोज ही देखता था, इसलिए जितनी देर वह उस कलाकार को देखती रही उतनी देर मैं उसे ही निहारता रहा, एकटक। इस बार मैंने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजा दी। चिंकी का ध्यान टूटा। मेरी तरफ प्रश्न भरी दृष्टि से देखते हुए उसने पूछा, चिंकू, यह जो बजाया जा रहा है वह क्या है? इसे नड़ कहते हैं चिंकी, लेकिन क्या तुम यह भी नहीं जानती? नड़ बहुत कम लोग बजाते हैं। जो इसे बजाते हैं वे महान कलाकार होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चिंकी नाम की लड़कियां निरी भोंदू और नासमझ होती हैं। चिंकी ने शायद मेरी यह बात सुनी ही नहीं थी। वह किसी और ही लोक में खो गई थी। मेरी तरफ देखते हुए बोली, चिंकू, सचमुच तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम सोने जैसे पत्थरों के शहर में रहते हो और इस स्थान को रोजाना देख सकते हो, जिसे देखने देश और दुनिया के लोग आते हैं। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता।
लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी छतें नहीं होती। धूप तक के लिए तरसते हैं लोग। शहर में देखने को कई जगहें हैं, लेकिन बरसों तक जा नहीं पाते हैं। ऐसा ही जीवन होता है शहरों में। अपनी बात कह लेने के बाद वह खासी उदास हो गई। तभी मुझे मजाक सूझी। मैंने कहा, चिंकी, तुम्हारी शादी यहीं किसी से हो जाए तो? तब तो तुम भी भाग्यशाली हो जाओगी। ऐसे ही सोने जैसे पत्थर के बने किसी घर में रहोगी, जिसकी छत भी होगी और धूप पूरे दिन रहेगी। चिंकी ने फिर मेरी बात अनसुनी कर दी। वह तो मन के साथ न जाने कहाँ खो गई थी। फिर संभलते हुए गंभीरता से बोली, एक बात तो पक्की है चिंकू, मिलते जुलते नाम वाले लड़के लड़कियों में दोस्ती नहीं हो सकती। उनमें तकरार कुछ ज़्यादा ही होता है। हमारे पड़ोस में एक चिंटी है जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती। एक रजनीकांत है जो मेरा पक्का दुश्मन है। आज मैंने यह फैसला कर लिया है कि आज के बाद मुझे कोई रजनीश नाम का लड़का मिलेगा तो मैं उसे डांट दूंगी, पक्का ही डांट दूंगी। मैं उस बड़बोली चिंकी की बातें सुनता रहा। लड़कियां इतनी वाचाल भी होती हैं, शायद मैंने पहली बार ही देखा था। मुझे उस पर कुछ हंसी भी आ रही थी और थोड़ा गुस्सा भी। फिर भी उससे बात करना और उसे सुनना मुझे अच्छा भी लग रहा था। शायद उसके बड़बोलेपन ने ही मुझ पर जादू सा असर कर दिया था। लेकिन चिंकी, कोई चिंकू या रजनीश शर्मा नाम का लड़का तुम्हें शंख ला दे तो? मेरी इस बात पर वह उछल पड़ी। उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। वह बोली, काश ऐसा तुम ही कर लो, फिर तो मुझे अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। तभी किसी आदमी ने उसे आवाज़ दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, शायद उसके पापा ही थे। दौड़ते भागते ही उसने मुझसे हाथ मिलाया और बाय करते हुए चली गई। उस रात मैं देर तक उस बड़बोली लड़के के बारे में ही सोचता रहा। दिन में तपकर आग उगलने वाले रेत के धोरों को छूकर आती ठंडी हवा शीतल हो चुके धोरों की गवाही दे रही थी। मेरे बालों और आँखों के आसपास रेत के कण फैल चुके थे, किंतु आँखों के भीतर दूर शहर से आई वह अजनबी बड़बोली लड़की ही आ ठहरी थी, जिससे मैं देर तक मन ही मन बातें करते हुए आखिर गहरी नींद में खो गया। सुबह उठा तो माँ ने बुआ के घर जाने के लिए कह दिया। बुआ जी का घर शहर से सटे किले में था, उसी किले में जिसे लोग सोनार किला कहते थे और जिसे देखने दुनिया भर के लोग खींचे चले आते थे। मैं नहा धोकर बुआ के घर की ओर चल पड़ा। उस दिन भी रोज की तरह पर्यटकों की खासी भीड़ थी। लोग बड़ी जिज्ञासा से किले के बुर्जों और महलों को देखते किले की चढ़ाई कर रहे थे। सुबह के उस उजास में पूरा किला सचमुच सोने का किला नजर आ रहा था। अपनी धुन में मैं भी किले की चढ़ाई चढ़ने लगा। मैं किले की दूसरी प्रोल के बाद घुमावदार मोड़ से आगे बढ़ा ही था कि किसी ने मुझे आवाज़ दी, चिंकू, ओ चिंकू। मैंने मुड़कर देखा, वह चिंकी ही थी, वही दिल्ली वाली बड़बोली लड़की चिंकी। वह दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। शायद वह कल की गुस्से वाली बातें भूल चुकी थी। मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थामती हुई वह बोली, सॉरी चिंकू, कल मेरा तुमसे झगड़ा हो गया था। चिंकुओं या रजनीशों के साथ न जाने क्यों ऐसा हो ही जाता है मुझसे। वैसे तब तुम भी कुछ ऐसे ही छेड़ रहे थे मुझे। मैंने तुरंत कहा, हमारे यहाँ कोई लड़कियों को नहीं छेड़ता चिंकी। हम तो हर सैलानी को अपना ही समझते हैं। जो अतिथि हैं वे हमारे लिए देव होते हैं, इसलिए कल के लिए मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहूँगा। पल भर के लिए उसने अपना मुंह फुला लिया, फिर बोली, अच्छा बाबा, सॉरी मत बोलो, लेकिन मेरा एक काम तो कर दो। मुझे तुम्हारे दोस्त चिंकी से वह शंख तो ला दो, भले ही देखने भर के लिए, 2 पल छूने भर के लिए, इतना तो कर दो। चिंकी शायद और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी मम्मी वहाँ आ गई। उन्हें पहचानने के अनुमान के साथ मैंने नमस्ते कर दी। वह बोली, मम्मा, ये चिंकू है, यहीं पर रहता है, उस हवेली के पास जिसे हमने कल देखा था। वहीं इससे मेरी दोस्ती हुई थी, फिर झगड़ा भी हो गया था। इसे मालूम है कि नड़ क्या होती है, अलगोजा क्या होता है। मम्मा, इसकी एक दोस्त है, वह भी चिंकी ही है। उसके पास शंख है,
सचमुच का शंख। आप इसे कहो कि वह शंख ले आए और एक बार मुझे दिखा दे बस। वे सारी बातें सुनते हुए मंद मंद मुस्कुराती रहीं। शायद वे सोच रही थी कि चिंकी ने एक ही दिन में यहाँ एक दोस्त बना लिया और उससे इतनी सारी बातें भी कर लीं, फिर झगड़ भी ली। वे एक जिज्ञासा भाव से कभी मुझे तो कभी चिंकी को देर तक निहारती रहीं। मैं भी स्तब्ध खड़ा चिंकी की आंखों में झांक रहा था। उन दो गहरी नन्ही आंखों में मुझे नड़, अलगोजा और उस सोने जैसे पत्थरों की हवेली के झरोखों के साथ एक शंख भी नजर आ रहा था। चिंकी ज्यादा देर चुप नहीं रह सकती थी। वह बोली, चिंकू, मैंने सुना है कि यह सारा रेगिस्तान कभी पानी से लबालब भरा समुद्र था। क्या यह सच है चिंकू? और अगर तुम कहते हो कि हाँ यह सच है, तब यह बताओ कि वह समुद्र कहाँ चला गया? उस समुद्र की मछलियों का क्या हुआ? कहते हुए चिंकी थोड़ी देर रुक गई। वह बहुत प्रश्नाकुल लगने लगी, जैसे सवालों के ज्वार ने उसे गहरे पाश में ले लिया था। उसकी आंखों में एक भरा पूरा समंदर तैरने लगा था और वह उसमें ही डूबती तैरती जा रही थी। अचानक वह फिर बोल पड़ी, चिंकू, मैंने सुना है यहाँ गोडावन होता है। वह रेत पर कैसे चलता है? मैं खेजड़ी का पेड़ देखना चाहती हूँ जो इस तपती रेत में खड़ा रहता है। मैं उसे छूकर देखना चाहती हूँ, उसकी छाया में थोड़ी देर सुस्ताना चाहती हूँ। अगर तुम सचमुच मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मेरे लिए इतना तो करना ही होगा। मुझे भी थोड़ी शरारत सूझी। मैं बोला, हाँ, यहाँ कभी समुद्र था जिसका सारा पानी यहाँ आने वाली चिंकियाँ पी गई, जरा सा भी नहीं छोड़ा। फिर बिना पानी के उन मछलियों का क्या होना था? बेचारी मछलियाँ आज भी पत्थर बनी इस रेत के समंदर में कहीं दबी हैं। और जहाँ तक गोडावन की बात है तो वह होता नहीं है, होती है। जैसे कोई लड़की होता नहीं है, होती है। गोडावन एक चिड़िया है, बड़ी चिड़िया। चिंकी, वह बहुत सुंदर होती है। हम लोग खेजड़ी के पेड़ की पूजा करते हैं। अगर तुम सचमुच यह सब देखना चाहती हो तो तुम्हें कुछ दिन तो यहाँ रहना ही होगा। मुझे लगा कि चिंकी एक बार फिर मुझसे नाराज हो रही थी, लेकिन शायद उसके भीतर के प्रश्नों ने उसे झगड़ने से रोक दिया था। एक आक्रोश मिश्रित भावबोध से वह बोली, चिंकू, दुनिया की कोई चिंकी इतनी मूर्ख नहीं होगी कि वह समुद्र का खारा पानी पी ले। तुम मुझे जितना भोंदू समझते हो उतनी मैं हूं नहीं। इसलिए मैं कहती हूं कि किसी चिंकू से मेरी कभी बनेगी नहीं, कभी नहीं। मैंने चिंकी की मम्मी की तरफ देखा। वे अब भी हम दोनों को झगड़ते उलझते देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मेरे माथे पर स्नेह से हाथ धरते हुए वे बोली, चिंकू, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। प्रश्न करते रहना इसकी आदत है। यह बड़बोली जरूर है पर मन से बहुत अच्छी है। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मैंने भी सहज होते हुए कहा। वैसे भी मैं लड़कियों की बात का बुरा नहीं मानता। हमारे यहाँ भी एक चिंकी है, वह भी ऐसी ही है। बड़बोली लड़कियों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, इन्हें तो माफ करना ही अच्छा होता है। इस बार तो चिंकी सचमुच रूठ ही गई थी। वह बोली, चिंकू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम मुझे माफ करो। लड़के कितने घमंडी होते हैं, जानते हो? फिर चिंकू नाम के लड़के, भगवान ही बचाए इनसे। अब बस भी करो चिंकी। अचानक चिंकी की मम्मी बोली, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, किसी से लड़ने झगड़ने नहीं। तुम चिंकू से सॉरी कहो और नाराजगी को यहीं खत्म करो। नहीं, कभी नहीं। मैं चिंकू से कभी बात नहीं करूंगी। इस चिंकू से ही नहीं, किसी भी चिंकू से कभी नहीं। किसी रजनीश से भी नहीं, किसी रजनीकांत से भी नहीं। कहते हुए पैर पटकती हुई वह आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर में वह सैलानियों की भीड़ में खो गई। चिंकी की मम्मी ने एक बार फिर मुझे दुलारते हुए कहा, चिंकू, यह तो है ही ऐसी, तुम बिल्कुल बुरा मत मानना। वैसे चिंकू, हमें तुम्हारा जैसलमेर बहुत अच्छा लगा और तुम भी। हम तो सैलानी हैं, साल भर में किसी एक स्थान को देखते हैं, फिर कभी आएंगे तो तुमसे ज़रूर मिलेंगे। यह चिंकी उस पटवा हवेली के पास के सारे घर छान लेगी। देखना, यह कभी न कभी तुमसे ज़रूर मिलेगी, फिर दोस्त बनेगी और सवाल करेगी, फिर रूठ जाएगी। जीवन में ऐसा ही होता है, इसी का नाम जीवन है चिंकू। मैं चुपचाप खड़ा चिंकी की मम्मी की बातें सुन रहा था, लेकिन मेरी आंखें अब भी सैलानियों की भीड़ में गुम होती
उस चिंकी को खोज रही थी जिसे एक बार फिर मैंने खो दिया था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैंने चिंकी को ही नहीं खोया, कुछ और खो दिया था, कुछ और भी जिसे शायद मैं सिर्फ महसूस ही कर सकता था, अभिव्यक्त नहीं। मुस्कुराते हुए चिंकी की मम्मी जाने लगी तो मैंने सिर झुकाते हुए आदर सहित अभिवादन कर दिया। तब भी देर तक मैं चिंकी को ढूंढता रहा, वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैं भी बुआ जी के घर की तरफ चल पड़ा। बहुत बरस बीत गए, वे कुछ बातें अब तो ठीक से याद भी नहीं हैं। साल दर साल मैं चिंकी को भूलता चला गया। बचपन बीता और बहुत कुछ पीछे छूट गया। हाँ, कभी कभार कोई ढपोरशंख व्यक्ति कहीं मिल जाता तो मुझे उस चिंकी की याद अवश्य दिला जाता था। बाद के वर्षों में मैं सीए करने के लिए कुछ साल दिल्ली रहा। उन दिनों वह चिंकी मुझे कई बार याद भी आई। कई बार महानगर दिल्ली की भीड़ में मैं उस चिंकी को खोजने की असफल कोशिश भी कर लेता। थोड़ी ही देर बाद मुझे लगता कि मेरा बचपना शायद कुछ बचा रह गया है। न जाने क्यों तब यही लगता था कि यह बचा रहे तो अच्छा है। उस क्यों का कोई उत्तर मेरे पास न तब था न अब है। सीए हो जाने के बाद मैं सोजत शहर आ गया। मेहंदी के खेतों की भीनी खुशबू के साथ बचपन की स्मृतियों पर समय की रेत की परतें जमा हो गई। पत्नी निशा और बेटी रिंकी व बेटे सोनू के साथ अतीत का सब कुछ उन्हीं परतों के नीचे दबता चला गया और वो बड़बोली लड़की मेरे लिए एक भूला बिसरा अध्याय हो गई। फिर वर्षों बाद एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था। हम लोग मेहंदी नगरी में एक बड़े सीए सेमिनार के आयोजन से मुक्त हुए ही थे। देश भर से आए अतिथियों की विदाई हो रही थी। अखबारों में हमारा आयोजन रंगीन फोटोज के साथ सुर्खियों में था। वह दिन विगत कई दिनों की व्यस्तता के बाद थकान मिटाने का दिवस था। घर से 3 बार फोन आ चुका था। सोनू और रिंकी शहर के ऐतिहासिक किले में चल रही शूटिंग देखने की जिद कर रहे थे। कई फिल्म स्टार आए हुए थे। मैं आयोजन के शेष रहे काम निपटाने में लगा था और मीडिया के मित्रों के साथ था, इसलिए कम से कम उस दिन मेरे पास बच्चों को देने के लिए बिल्कुल वक्त न था। मैं जब घर पहुंचा तो बच्चे सो चुके थे। निशा ने बताया, बच्चे कई दिनों से आहुआ क्रांति स्थल और सत्याग्रह उद्यान चलने की जिद कर रहे हैं। रिंकी तो शूटिंग देखने के लिए बेचैन हो रही है। उसकी स्कूल से बच्चों को किले में ले गए थे पर वह नहीं गई। उसकी जिद थी कि वह अपने मम्मी पापा के साथ ही शूटिंग देखने जाएगी। अपनी ही परेशानियों से जूझते मैंने भी कह दिया, निशा तुम ही बच्चों को घुमा लाओ, कम से कम इस महीने मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। निशा बोली, हमारे कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं, अभी मेरे पास भी बिल्कुल समय नहीं है। आपका आयोजन हो गया, अब तो बच्चों का मन रखने के लिए एक दिन निकाल लो। अगले दिन सुबह जल्दी ही मैं नाश्ता कर घर से निकल गया। निशा को भी कॉलेज जाना था। उसने बच्चों को नहला धुला कर नाश्ता करा दिया और अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद घर की बेल बजी। बेटे सोनू ने दरवाज़ा खोला। तभी एक विदेशी कार से 2 बंदूकधारी सिपाहियों के साथ एक युवती उतरी, सांवली, सुंदर, सलोनी। वह किसी परियों के देश की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उस युवती ने पहले घर के बाहर लगी नेम प्लेट को गौर से पढ़ा और सोनू को देखकर देर तक देखती ही रही। फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या आपके पापा का नाम चिंकू है? सोनू हैरान था। वह बोला, जी नहीं, मेरे पापा कोई चिंकू मिंकू नहीं है, वे रजनीश शर्मा हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनीश शर्मा। पर आप कौन है मैडम, जो इस नेम प्लेट को पढ़कर भी ऐसा गलत सवाल पूछ रही हैं? युवती ने अपने हाथ में रखा अखबार खोला और सोनू को दिखाते हुए बोली, मैं इन रजनीश शर्मा और चिंकू मतलब आपके पापा की दोस्त हूँ, बहुत पुरानी बचपन की दोस्त। यह जो अखबार में फ़ोटो छपा है वो ज़रूर नीली आंखों वाला चिंकू ही है। क्या अभी वो घर पर है? सॉरी, यह फ़ोटो तो मेरे पापा का है पर यह चिंकू नहीं है। अभी वो घर पर भी नहीं है। पर आप हैं कौन जो मेरे पापा की दोस्त बन रही हैं? हमने पहले तो आपको कभी नहीं देखा। सोनू तत्काल बोला। तभी रिंकी भी बाहर आ गई। शायद उसने उस युवती और सोनू की बातें सुन ली थी। बंदूकधारी लोगों के बीच देख वह कुछ और सावधान हो गई थी। अपनी गले की चुन्नी
कमर पर बांधते हुए वह बोली, हमारे पापा की दोस्त हैं आप। आपको हमारे पापा का नाम भी याद नहीं है क्या? आपने हमें ढपोर शंख समझ रखा है? वैसे मैडम जी, आप हैं कौन? रिंकी के मुंह से निकले ढपोर शंख शब्द ने उस युवती को चौंका दिया था। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, सचमुच चिंकू की बेटी है, और सोनू तो हूबहू चिंकू ही है, अड़ियल और घमंडी। रिंकी और सोनू कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे दोनों उस युवती की अदाओं के कायल हो गए थे। फिर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वह युवती दोनों बच्चों को प्यार करते हुए बोली, देखो, मेरा नाम चिंकी है। मैं सचमुच चिंकू की बचपन की दोस्त हूँ, जो अब आपके पापा हैं। मैं दिल्ली की हूँ और अब मुंबई में रहती हूँ। आप अपने पापा को बुलाइए, वे अवश्य ही मुझे पहचान लेंगे। सोनू को उस अजनबी युवती की बातों में कुछ दम लगने लगा। वह रिंकी को चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, आंटी, मैं सोनू हूँ और यह रिंकी है मेरी बहन। यह थोड़ी शक्की है और झगड़ालू भी, हर मामले में कमर कसकर तैयार रहती है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरी मम्मा का भी घर का नाम चिंकी है। हो सकता है कि हमारे पापा का नाम चिंकू हो, लेकिन आंटी, हमारे जन्म से पहले हमारे दादा दादी भगवान को प्यारे हो गए थे। फिर बताओ, कौन पापा को चिंकू कहे? तभी रिंकी आगे आ गई। वह बोली, आंटी, हमारी नानी नहीं होती तो हमें यह भी पता नहीं चलता कि मम्मा का नाम चिंकी है। एक वो ही हैं जो मम्मा को अब भी चिंकी के नाम से बुलाती हैं। तब तक सोनू उस युवती से घुलने मिलने लगा था। उसने युवती का हाथ पकड़ा और बोला, आप अंदर तो आइए, अभी मम्मा भी अपने कॉलेज गई हैं, पर एक कप चाय तो रिंकी आपको पिला ही देगी। वह युवती सोनू का आग्रह टाल नहीं सकी। घर के अंदर पहुंचकर वह चारों ओर देखने लगी। दीवारों पर लटकी तस्वीरों को ध्यान से देखने लगी। एक फोटो को तो देर तक देखती रही। फिर उसे हाथ में लेकर सोनू को दिखाते हुए बोली, देखो बेटा, मैं इस चिंकू की दोस्त हूँ। रिंकी ने आकर वह फोटो युवती के हाथ से ले लिया। फिर बोली, ये हमारे पापा ही हैं, लेकिन यह तो बहुत पुरानी फोटो है। यह तो तब की है जब हमारे पापा जैसलमेर में रहते थे। उस युवती के चेहरे पर एक अभूतपूर्व उल्लास छा गया। वह तुरंत बोली, हाँ, जैसलमेर, सोने जैसे पत्थरों का छोटा सा शहर। वहीं पर चिंकू से मेरी दोस्ती हुई थी। और मैं एक बात बताऊं, वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसे सैलानी देखने आते थे। उस हवेली के कहीं आसपास ही चिंकू का घर था। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ? सोनू बोला, आंटी, हमने वह घर तो देखा नहीं है, पर हाँ, पापा बताते हैं कि जैसलमेर में वो पटवा हवेली के पास रहते थे। तब पापा की बुआ जी किले में रहती थी। उस किले को सोनार किला कहते हैं। आंटी, कितना अच्छा होता कि हमारा जन्म वहीं होता और हम वो सब रोजाना देखते। वह मेहमान युवती सोनू के कंधे पर हाथ धरे चुपचाप सब सुनती रही। फिर सोनू को गोद में उठाते हुए बोली, यहाँ किले में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। रोजाना इतने सारे बच्चे आते थे, पर आप दोनों तो नहीं आए। सोनू, आप आते तो हमारी दोस्ती उस दिन ही हो जाती। रिंकी तत्काल बोली, आंटी, हमारे मम्मी पापा हैं ही ऐसे। पापा को दफ्तर से फुर्सत नहीं है और मम्मा को कॉलेज से। सब बच्चे शूटिंग देख कर आए, क्या करें? यह तो अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। दोनों बच्चों की बातों में वह युवती जैसे खो ही गई थी, जैसे तब उसे अपना बचपन याद आ रहा था। वह सोनू से बोली, अच्छा, आपकी मम्मा का नाम भी चिंकी है? तब तो वे बोलती बहुत होंगी। इस बात का जवाब देने के लिए रिंकी आगे आ गई। वह बोली, सुनो आंटी, सुनो, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मम्मा कॉलेज में हिस्ट्री क्या पढ़ाती हैं, कई बार हमें ही लेक्चर देने लग जाती हैं। फिर चुपके से पापा को कहती हैं कि इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन सच कहती हूँ, हम बहुत बोर होते हैं, पर क्या करें, हम तो बच्चे हैं। हमें वोट देने का अधिकार तो है नहीं, इसलिए कोई नेता भी हमारी बात नहीं सुनता। वह युवती शायद थक गई थी, इसलिए सोफे पर बैठ गई। फिर बोली, आपके पापा को फ़ोन करो और बोलो कि मैं आई हूँ। बोलना आपकी दोस्त चिंकी आई है। देखना, सोनू मेरा नाम सुनते ही वह चिंकू तुरंत आ जाएगा, दौड़ता भागता आएगा। फ़ोन मैं करती हूँ आंटी, आप बैठिए। तो वैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप कुछ भी हो,
पर मेरे पापा की दोस्त नहीं हो सकती। मेरे पापा की दोस्त सिर्फ मम्मा है। वैसे यह सोनू भी खुद को पापा का दोस्त समझता है, लेकिन इसे गलतफहमी है। मैं ऐसा कोई भ्रम कभी नहीं पालती हूँ आंटी। इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी मम्मा भी नहीं, रिंकी बोली। वह युवती रिंकी को कंधे उचकाती, मटकते हुए बोलती देखती रह गई। फिर उसने प्यार से रिंकी का ललाट चूमते हुए कहा, रिंकी, एक बार हमें कह दिया होता तो हम आपको शूटिंग भी दिखाते और आपकी एक्टिंग भी शूट कर लेते। तभी बाहर खड़ा बंदूकधारी वर्दी वाला आदमी अंदर आ गया। उसने इशारों में कुछ कहा और वह युवती तुरंत उठ खड़ी हुई। फिर बोली, सोनू, बाहर भीड़ बढ़ रही है, मुझे जाना होगा बेटे, मैं फिर कभी आऊँगी। मुझे आप दोनों और आपकी मम्मा से बहुत सारी बातें करनी है। सोनू, आप चिंकू से, सॉरी, आपके पापा से कहना मैं आई थी चिंकी, वो दिल्ली वाली चिंकी, रजनी। फिर भी उन्हें कुछ याद न आए तो कहना वो चिंकी जिसे एक शंख चाहिए था, मंदिर वाला शंख, पूजा में काम आने वाला शंख। कहते हुए वह युवती तत्काल ही चली गई। रिंकी और सोनू उसे बस देखते रह गए और कुछ कह भी नहीं पाए। पल भर में ही वह अपनी गाड़ी में बैठ आंखों से ओझल हो गई। शाम को ऑफिस से थका हारा मैं घर पहुंचा तो घर का वातावरण ही बड़ा अजीब था। दोनों बच्चे मुंह फुलाए बैठे थे। निशा भी जैसे कोप भवन में थी। सोनू तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने कोई संगीन अपराध कर दिया हो और अब मुझे वो सजा देकर ही रहेगा। मैं अपने दोनों हाथों को जोड़े होठों पर रखते हुए कुछ सोच ही रहा था कि सोनू बोला, पापा, सच सच बताइए कि आपके दोस्तों में कहीं मेरा नाम है कि नहीं? ठीक है, मम्मा के बाद होगा, हो सकता है सहगल अंकल के बाद हो, इन दोनों के बाद मैं हूं कि नहीं? बेशक आपका नाम हमारे दोस्तों में है और इन दोनों नामों से तो पहले ही आता है, पर इस पर इतना गंभीर हो जाने की क्या बात है? तो फिर वो चिंकी कौन है? अरे भाई, चिंकी तो आपकी मम्मा है। क्या आपको पता नहीं कि आपकी मम्मा का घर का नाम चिंकी है? देखो, गीता मौसी का गोलू आपकी मम्मा को कैसे आवाज देता है, चिंकी चिंकी मौसी। यह तो ठीक है कि हम इन्हें निशा जी कह देते हैं, पर ये हैं तो चिंकी ही रहेंगी। अचानक निशा बोल पड़ी, आप भी चिंकू हैं, और चिंकू जी जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो पूरे ही चिंकू हो जाते हैं। आखिर ओरिजिनलिटी कहीं जाती थोड़ी ही है, कभी नहीं। इस झगड़े में अचानक सोनू कूद पड़ा, बोला, देखिए आप लोग झगड़िए मत, आज फैसला होकर रहेगा। हम आज दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। तभी चिंकी ने भी मोर्चा संभाल लिया। वह बोली, तो आप यह बताइए कि वो दिल्ली वाली चिंकी कौन है? वो चिंकी जिसका नाम रजनी जी है, रजनी कपूर, वो कब से आपकी दोस्त हो गई? तीनों की इस घेराबंदी के बीच मैं बचने की कोशिश कर ही रहा था कि चिंकी नाम ने मुझे चौंका दिया। चिंकी? दिल्ली वाली चिंकी? रजनी? मैंने जो कुछ सुना उस पर मुझे सहज विश्वास ही नहीं हुआ। अचानक पल भर में ही मैं बरसों पीछे चला गया। अतीत का ऐसा अध्याय जिसका मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था और जिसे भूले हुए भी बरस बीत चुके थे, वह मेरे सामने आ गया। एक बारगी तो मैं सकपका ही गया। सोनू फिर सामने आते हुए दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया, ऐसे ही जैसे अब कुश्ती तो होगी ही। वह बोला, मैं सीरियसली कह रहा हूँ पापा, आपकी और चिंकी मैडम उर्फ रजनी जी की इतनी पक्की दोस्ती और हमें कुछ भी पता नहीं। हमारी मम्मा तो बिल्कुल सीधी सादी हैं और वो ऐसी हाई फाई अल्ट्रा मॉडर्न परियों के देश की राजकुमारी जैसी। आपने उन्हें इतनी चीज़ें गिफ्ट की, अब एक शंख देने का वादा भी किया है, दे दीजिए, वह भी दे दीजिए। शंख? चिंकी? दिल्ली वाली लड़की? रजनी? मेरे लिए वह सब कुछ बेहद चौंकाने वाला, हैरान कर देने वाला था, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मोर्चे पर फिर आई रिंकी बोली, ठीक है, आप उनकी हर मांग पूरी कीजिए, पर हमें आउआ का सत्याग्रह उद्यान और किले में चल रही शूटिंग दिखाने की फुर्सत तक नहीं है आपके पास पापा। रिंकी बेटा, यह तो हो नहीं सकता है, मैं लगभग बुदबुदाते हुए बोला। वह बड़बोली लड़की चिंकी यहाँ सोजत शहर में आ नहीं सकती है। यह सब कुछ तुम कैसे जानते हो बेटा? 20-25 बरस पहले की चिंकी, यह सब क्या है? क्या है बेटा, मुझे बताओ, यह सब तुम्हें किसने बताया? रिलैक्स पापा, रिलैक्स, मैं बताता हूँ आपको।
वो आपकी दोस्त चिंकी यहीं पर हैं और किले में शूटिंग कर रही हैं। आज वो अपने घर में आई थी, उन्होंने ही हमें यह सब बताया। हमें तो वो बहुत अच्छी लगी, बस एक गड़बड़ थी, वो आपको चिंकू चिंकू ही कहती रहीं। अचानक फरिश्ता बन सामने आया सोनू बोला तो मैंने कुछ राहत महसूस की। रिंकी अचानक कुछ याद करते हुए बोली, पापा, किले में जो शूटिंग चल रही है उसमें रजनी कपूर ही तो मेन एक्ट्रेस हैं। लेकिन पापा, आपकी कोई दोस्त एक्ट्रेस भी हैं, यह तो आपने हमें कभी भी नहीं बताया। सोनू तत्काल बोला, ओह, ऐसी बातें कभी बताई जाती हैं कि भला? यह सब बहुत पर्सनल होता है। हाँ, ये तो है कि आज पापा की पोल खुल गई, अभी तो कई और बातों का पता चलेगा। ठीक है, वो अपने घर आई जब हमारी मम्मा घर पर नहीं थी, होती तो आज महाभारत हो जाता। हमारी मम्मा सब पता लगा लेती। उस क्षण अतीत की स्मृतियों ने सचमुच मुझे झकझोर कर रख दिया था। पल भर के लिए जैसे मैं पथरा ही गया था। चिंकी, रजनी, पटवा हवेली, शंख, गोडावन, रेत का समुद्र, मछलियाँ, सब याद आ गया, जैसे सब कुछ अभी ही घटित हुआ हो। मैंने तत्काल कहा, निशा, बच्चों को तुरंत तैयार करो, तुरंत ही, हमें चलना होगा अभी। उस चिंकी के पास, रजनी के पास, मेरी उस भूली बिसरी दोस्त के पास। और तुरंत फ़ोन उठाते हुए एक मित्र को सारी बात बताई। उसने तत्काल शूटिंग का पूरा पता करने का कहते हुए मेरे घर आने को कह दिया। मैं गाड़ी निकालकर बच्चों को बिठा ही रहा था कि उस मित्र का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि किसी कारण से आज अचानक शूटिंग रोक दी गई है। सभी कलाकार अभी रेल से दिल्ली जा रहे हैं। इस वक्त शायद सभी कलाकार सोजत रोड रेलवे स्टेशन पर हैं। उस समय मेरे पास निशा से कुछ कहने का समय भी नहीं था, अतः एक पल में ही निर्णय लेते हुए मैंने गाड़ी को सोजत रोड रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ दिया। वह लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र था। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच गए। मैं जब कार पार्किंग कर रहा था तब दिल्ली जाने वाली ट्रेन, बस प्लेटफॉर्म पर आ ही रही थी। बेतहाशा भागते हुए हम प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। सामने ही एसी कोच के गेट के आगे एक युवती खड़ी थी, जीन्स और टी शर्ट पहने, सलोनी, सांवली, परियों के देश की रानी जैसी। मैं लगभग उसके सामने ही था। कोई 20-25 बरस हो गए होंगे, फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। अपने सुरक्षा गार्ड से आगे आते हुए वह बोली, अरे चिंकू, देखो मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हारे शहर में थी। सुबह अखबार पढ़ते हुए न जाने क्यों एक फ़ोटो देखते हुए मुझे मेरा दोस्त चिंकू याद आ गया। नाम देखा तो और भी साफ हो गया। वैसे सच कहती हूँ चिंकू, पिछले 3 दिनों से न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि मेरा कोई अपना यहाँ है और वो मिलेगा। इस भीड़ भरी दुनिया के बीच वर्षों बाद मुझे कोई चिंकी कहकर पुकारेगा। पर तुम नहीं आए। आते भी कैसे? अब तुम मेरे दोस्त चिंकू हो ही नहीं, तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनीश शर्मा हो। हाँ, आज तुम्हारे घर सोनू से बात कर रही थी, उसकी नीली आंखों में मुझे मेरा दोस्त चिंकू ही नजर आ रहा था। इसलिए आज से तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, अब मेरे दोस्त सोनू और रिंकी हो गए हैं। कहते हुए चिंकी ने बालों पर रखा चश्मा नीचे सरकाकर आंखों पर धर लिया। बावजूद इसके चिंकी के गालों पर आंखों से फूटी एक धारा नजर आ गई। मैं कुछ कहना शुरू कर ही रहा था कि चिंकी ने मेरे होठों पर अपनी अंगुलियां धर दी। बोली, आज तुमसे बहुत सी बातें हो गई, सोनू के बहाने, रिंकी के बहाने। सुनो, बचपन तो एक दिन बीत ही जाता है, पर उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर हम बचा कर रख लें तो वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। मैंने इतना सा कुछ बचपना बचा कर रखा है, इसलिए मैं एक कलाकार हूँ। चिंकू, लोग जीते हुए अभिनय करते हैं और मैं अभिनय करते हुए जीती हूँ। यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। एक बात और है चिंकू, तुम्हारी शादी चिंकी से हुई, रजनी से नहीं। लेकिन रजनी हो या निशा, क्या फ़र्क है? बचपन में हम क्या क्या सोचते हैं और हो क्या जाता है, इसलिए बचा कर रखी बचपन वाली बालातप की धूप कई बार जीवन जीने का सहारा बन जाती है। उस चिंकी से इतनी सारी बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। सचमुच वही चिंकी, वो ही बड़बोली लड़की, आंखों में दूर तक पसरा हुआ प्रश्नों का समंदर, ठीक वैसी ही आग्रही, वैसी ही जिद्दी। कुछ भी तो नहीं बदला था उस चिंकी का। रेल ने पहली सीटी दी तो चिंकी ने सोनू को गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से चूम लिया।
चिंकी ने आंखों पर चढ़ाए चश्मे के नीचे से आंसुओं की धारा पोंछी और रिंकी को दुलारने लगी। रिंकी तुरंत बोली, सॉरी, सुबह मैं आपको पहचान नहीं पाई थी, फिर भी मैं आपको रजनी कपूर जी नहीं कहूँगी। आप हमेशा हमारी चिंकी आंटी ही रहेंगी। आंटी, यह एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। इसे शंख कहते हैं। बस यही समझ लेना कि यह भी एक ढपोर शंख लड़की की भेंट है। यह मेरी नानी ने मेरे लिए भेजा था। चिंकी से रहा नहीं गया। खुद को रो पड़ने से रोकने में असफल हो उसने मुंह फेर लिया। वह सुबक सुबक कर रोने लगी। निशा आगे बढ़ी और उसने चिंकी को गले से लगा लिया। उसी क्षण रेल ने दूसरी सीटी दे दी और अगले ही पल रेल सरसराती चलने लगी। चिंकी ने पर्स में से तत्काल एक कार्ड निकाला और निशा की हथेली पर धर दिया। बोली, चिंकी, मुझसे बात करना, हम फिर मिलेंगे। मैं हैरान था। बरसों बाद मिली मेरे बचपन की दोस्त चिंकी से मैं कुछ भी कह न सका। वो बड़बोली लड़की ही बोलती रही। थोड़ी ही देर में रेल के दरवाजे पर खड़ी वह चिंकी हाथ हिलाते हुए हम सभी की आंखों से ओझल हो गई और मैं अपनी भीगी भीगी पलकों के साथ अपना बचपन आंखों में सहेजे घर लौट आने के लिए विवश था। यह भावनात्मक कहानी श्री सत्यदेव समितेंद्र जी द्वारा लिखी हुई है। मैं आशा करती हूँ यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करना नहीं भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।